नमस्ते छात्रों। आज हम भारतीय राजनीति विज्ञान का अध्ययन किन दृष्टिकोणों के आधार पर किया जा सकता है इस पर प्रकाश डालते हैं और अध्ययन करते हैं। क्योंकि भारतीय राजनीति विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं तो भारतीय शासन एवं राजनीति को समझने के लिए कई दृष्टिकोण के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। इसको सही तरीके से समझने का प्रयास किया जा सकता है। तो प्रमुख जो दृष्टिकोण हैं उसमें के आधार पर हम भारतीय राजनीति को अध्ययन करते हैं, जिसमें कानूनी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, संस्थानात्मक दृष्टिकोण और इसके अलावा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, गांधीवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण आदि ये सारे जो अध्ययन हैं सामाजिक दृष्टिकोण, इन सब चीज़ों के एंगल से, विभिन्न एंगलों से हम भारतीय राजनीति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं और भारतीय राजनीति को समझने के लिए प्रयास कर सकते हैं। सही तरीके से यदि भारतीय राजनीति को समझना है तो इन सब जो दृष्टिकोण विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, इन को समझना ज़रूरी है, आवश्यक है। तो कई विद्वान कहते हैं कि भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था और को समझने के लिए कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर हम भारतीय राजनीति को पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इसमें प्रमुख है जो विद्वान हैं, ऑस्टिन है, डी.एन. बनर्जी है, डी.डी. बसु है, ग्लैडिल है इत्यादि। ये विद्वान इस पर अधिक जोर देते हैं कि भारतीय राजनीति व्यवस्था को समझने के लिए कानूनी अध्ययन किया जाए और कानूनी तौर पर जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, संविधान के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन का अध्ययन करते हुए हम भारतीय राजनीति का अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसके बारे में। और संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। विशेष तौर से राष्ट्रपति की पावर है, मंत्रिमंडल की स्थिति है, राज्यपाल की स्थिति है और राज्य सरकारों की स्थिति है। इन सब के बारे में हमारे संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन सब का अध्ययन हम इसमें करते हैं और भारतीय राजनीति के बारे में समझा जा सकता है। ऐसे इन विद्वानों का ऐसा मानना है। किंतु जब हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में जो व्यवस्था की गई है भारतीय राजनीति के बारे में, उसमें ये किया गया कि सारी पावर जो है राष्ट्रपति को दे रखी हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति कभी भी तानाशाह हो सकता है और मंत्रिमंडल जो है वो केवल एक सलाहकारी संस्था है। और तो इससे ये सही तरीके से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को यदि समझना है तो ये जो दृष्टिकोण है इससे सैद्धांतिक रूप में तो समझा जा सकता है। सैद्धांतिक रूप में तो हम इसकी जानकारी कर सकते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, किंतु व्यवहार में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में अधिक नहीं समझा जा सकता है। तो इसमें कई चीज़ें, इसके जो कमियां हैं उन कमियों को भी इसमें उजागर किया गया है। व्यवहार में ये यथार्थवादी मॉडल साबित नहीं होगा। इसमें औपचारिक अध्ययन किया जा सकता है और संवैधानिक अध्ययन करने के लिए सामाजिक और आर्थिक जो दृष्टिकोण होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो परिवेश होता है, उस पर इस व्यवस्था, इस दृष्टिकोण के माध्यम से प्रकाश नहीं डाला जाता है और उसको अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। और केवल जो ब्रिटिश संस्थाएं हैं उन ब्रिटिश संस्थाओं के समतुल्य यदि हम इसको संवैधानिक तौर पर मान सकते हैं, किंतु क्योंकि हर देश की परिस्थितियां अपनी अलग होती हैं, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था अलग होती है, आर्थिक व्यवस्था अलग होती है, तो पूरी तरीके से इसको समझना मुश्किल है। केवल औपचारिक और सैद्धांतिक रूप में कानून व्यवस्था जो की गई है भारत में, उसको इससे जाना जा सकता है। दूसरा हम देखें तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने का
प्रयास किया जाता है और अनेक विद्वानों ने इस पर प्रकाश डाला है और इस पर जोर देते हैं कि भारतीय राजनीति को समझने के लिए यहाँ के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के हिसाब से भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास किया जाए। इसमें प्रमुख विद्वान हैं कीथ है, बीपी मेनन है, करुणाकरण है, मौलाना आज़ाद है, डीडी बसु है इत्यादि। ये विद्वान इस अध्ययन पर जोर देते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से जो हमारा संविधान का जो विकास क्रम हुआ है, भारत में जो कानून व्यवस्थाएं जो ब्रिटिश शासन से लेकर के और वर्तमान तक चली आ रही हैं, उनका जो विकास क्रम है उन पर इसमें अध्ययन किया जाता है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए प्रयास किया जाता है इसके द्वारा। 1919 का एक्ट जो था उसमें जो प्रावधान थे, 1935 के जो एक्ट था उसमें जो प्रावधान थे, उनको ही भारतीय संविधान में, उनमें से बहुत सारी चीज़ों को भारतीय संविधान में लिया गया है। तो भारतीय संविधान में ऐतिहासिक दृष्टि से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं उनको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उनके माध्यम से समझी जा सकती है, ऐसा इन विद्वानों का मानना है। किंतु इसमें यह है कि इस भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए एक सामग्री तो अच्छी खासी इसमें मिल जाती है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए, किंतु जो अध्ययन करता है वो इनके तथ्यों को अपनी इच्छा से कैसे भी तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर सकता है। तो इसलिए, और दूसरा ये है कि वर्तमान में जो राजनीति है, भविष्य में कैसी राजनीति होनी चाहिए, इन सब पर इसमें प्रकाश नहीं डाला जाता है और इसकी चिंतन कम किया जाता है। तो इस कारण से जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वो भी पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए। यद्यपि चाहे वो कानूनी दृष्टिकोण हो, चाहे ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो, राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए इनका अध्ययन किया जाना ज़रूरी है, किंतु ये कंप्लीट अध्ययन नहीं करता है या पूरी राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए पर्याप्त अपनी सिद्धांत या पर्याप्त इनकी सामग्री नहीं दे पाता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मानना है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए एक संस्थानात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से अध्ययन किया जाए, और इसमें जो प्रमुख विद्वान हैं मधुलिमय है, वेंकटेश्वरन है, मोरिस जोन्स है, एवी लाल है, बीवी जैना है, सुभाष कश्यप हैं इत्यादि, ये कहते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए यहाँ की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे राज्य है और केंद्र है, इसके अलावा यहाँ की दलीय व्यवस्था है, इसके अलावा सरकार है, सरकार के विभिन्न अंग हैं, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल इत्यादि, ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का अध्ययन करके भारतीय राजनीति को समझा जा सकता है, इन विद्वानों का ऐसा मानना है। किंतु क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार इन जो संस्थाएं हैं, पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं इत्यादि, इनकी जो भूमिकाएं होती हैं, इनकी जो शक्तियां होती हैं, इनके जो कार्य होते हैं, उनसे भारतीय राजनीति प्रभावित होती है और भारतीय राजनीति का निर्धारण होता है। इसलिए इन विद्वानों का ऐसा मानना है कि इनका यदि हम अध्ययन कर लेते हैं तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझा जा सकता है, और इस पर ये विद्वान जोर डालते हैं। किंतु किसी राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए खाली उसकी जो संरचनात्मक व्यवस्था है उसको समझ लेने से ही भारतीय या किसी भी देश की राजनीति को समझा नहीं जा सकता, पूरी तरीके से समझा नहीं जा सकता है। इसके लिए उसके प्रकार्यात्मक जो कार्य होते हैं या भूमिका होती है, प्रकार्यात्मक भूमिका होती है, उस पर भी बल दिया जाना चाहिए, उसको भी समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। तभी हम किसी देश की राजनीति को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि व्यवहार में उनके जो कार्य हैं वो किस तरीके से संपन्न हो रहे हैं और किन किन प्रवृत्तियों का, नई नई जो प्रवृत्तियां हैं उनका विकास हो रहा है। इन सब पर हम प्रकाश जब तक नहीं डालेंगे तब तक उनकी सही तरीके से अध्ययन नहीं किया जा सकता। और
ये जो अध्ययन होगा वो एक औपचारिक अध्ययन होगा और संस्थाओं का जो ढांचा है उस ढांचे के बारे में अध्ययन होगा। तो ये पूरी संपूर्ण जानकारी हमें किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में नहीं दे पाता है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो कानूनी हो, ऐतिहासिक हो, इसके अलावा संस्थानात्मक व्यवस्था है, एक दूसरे के पूर्ति करने के लिए या एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ये दृष्टिकोण आवश्यक हैं। हालांकि इनको छोड़ा भी नहीं जा सकता, किंतु इनकी हेल्प ली जा सकती है। इसके अलावा अन्य जो दृष्टिकोण हैं उनका हम विस्तृत आगे चल कर के अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।